टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो z इक्वल टू ए प्लस जे बी या ए प्लस आई भी लिखते हैं, ठीक है। मैथ में आई भी लिखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में जे लिख देते हैं ताकि करंट के कन्वेंशन से बचे रहें। करंट को हम आई मानते हैं इसलिए कई बार इसको जे लिखते हैं, ठीक। और ई की पावर आई थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें, nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, तो z होता है 1 की पावर 1/n, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको बोलते हैं 1 कब आएगा, जब e की पावर 2 पाई आई इंटू के हो। तो यानी के की वैल्यू डालते जाएंगे, हमें 1 मिलता रहेगा। 2n पाई, तो यानी अगर n की वैल्यू 1 है 2 है तो वैसे हमें e की उतनी वैल्यूज के लिए हमें अब उतने कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएंगे, यानी n के उतने 1 के उतने रूट मिल जाएंगे, ठीक। और अगला है, मान लो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालना हो, ठीक है, लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर टू द बेस जेड ई, ठीक है। तो इसको हम जेड को आर ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ आर ई की पावर आई थीटा। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ आर प्लस आई थीटा ये। और आर को हम कई बार लिखते हैं आर इजक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे ये चीज़ बन जाती है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई थीटा। फिर डिमोइवर थ्योरम की अगर बात करें तो डिमोइवर्स थ्योरम, अगर हम आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n करें तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आर की पावर n कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये कैसे हुआ, e की पावर आई एन थीटा रख दो तो थीटा की वैल्यू थीटा n हो गई, फिर उसमें हम पुट करके ये निकाल सकते हैं। और e की पावर एक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसे ऐसे एक्सपेंड करते हैं, e की पावर x प्लस आई वाई। ये क्या बन जाएगा, e की पावर x प्लस ई की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस आई साइन वाई, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हुए। उसके बाद बात हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन की। नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ जेड टू बी एनालिटिक, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक फंक्शन बात करेंगे। फिर सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं। एनालिटिक फंक्शन होते क्या है, एनालिटिक फंक्शन। अब ये एनालिटिक फंक्शन क्या है, एनालिटिक फंक्शन वो है एफ जेड को अगर हम एनालिटिक कहेंगे, यानी एफ जेड इज said to be analytic at z equal to z naught। पहला, if it is differentiable at z equal to z naught, z equal to z naught पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड नेबरहुड NEIGH, यानी ये क्या है, जैसे एक जेड नॉट है, इसके इस पर भी और इसके किनारे किनारे नेबरहुड पर भी फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, या ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक क्या है, एनालिटिसिटी क्या है, सरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। तो एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स मस्ट बी
कंटिन्यूअस। और दूसरा है कि सीआर इक्वेशन या कॉशी रीमन इक्वेशन, सी इक्वेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशन सेटिस्फाइबल हो, यानी कॉशी रीमन इक्वेशन या सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। कॉशी रीमन इक्वेशन क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका प्रूफ लिख देता हूँ, प्रूफ छोटा सा है। ठीक, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं या डेरिवेटिव की। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड को हम बोलते हैं लिमिट जेड टेंडिंग टू जीरो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड लिख सकते हैं इसको हम, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड। ठीक, एक चीज़ और, अगर हम जेड को एक्स प्लस आई वाई बोलते हैं तो डेल जेड को क्या बोलेंगे? डेल जेड को हम बोलेंगे डेल एक्स प्लस डेल आई वाई। अब यही चीज़ हम दो पाथ पे टोटल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो तो हम इसी चीज़ को हम दो पाथ पे फाइंड करेंगे। यही चीज़, यही डेरिवेटिव को दो पाथ पे निकालेंगे। पहला along x एक्सिस, along x एक्सिस क्या होता है? y की वैल्यू क्या होती है? y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो होगा तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड, लिमिट डेल जेड टेंडिंग टू जीरो। तो अगर y जीरो है तो u को हम क्या लिख सकते हैं? किसी फंक्शन को हम लिख सकते हैं f इक्वल टू यू प्लस, यानी ये कंडीशन किसके लिए है? एफ जेड को हम u प्लस आई वी में अगर लिख सकें तो इसे हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस आई डेल वाई अपॉन डेल यू प्लस आई डेल एक्स। ठीक, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो होने की मतलब डेल एक्स प्लस डेल वाई। ठीक, नीचे वाला क्या हो जाएगा? डेल जेड, डेल यू डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो ये वाला चीज़ क्या है? जीरो के बराबर है। ठीक, तो ये क्या मिल जाएगा हमको? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स। ठीक, और यहाँ लग जाएगा आई, तो इसे हम लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में यू एक्स प्लस आई, यहाँ वाई ये वी है ना, ये क्या है? डेल वी, ये वी है ऊपर वाला, तो आई डेल वी। ठीक, ऐसे ही दूसरा कंडीशन हम लेंगे along y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या होता है? x इक्वल टू जीरो होता है, तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू जीरो डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड। इसको हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। इस बार क्या है? x वाली चीज़ जीरो हो जाएगी, इस बार x वाला क्या पार्ट होगा? जीरो हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? u डेल यू बाई डेल वाई, और यहाँ पर आएगा i प्लस डेल वी बाई डेल वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आई टाइम्स यू आई प्लस वी वाई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको ये मिलेगा यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड
वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ वाई, ये होती है सी आर इक्वेशन। अब अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की लिमिट निकालनी हो, लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें निकालना हो, तो लिमिट z टेंडिंग टू जीरो एफ जेड को हम ये भी लिखते हैं लिमिट x प्लस आई वाई टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, एफ जेड। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे x और y दो वेरिएबल में लिमिट होती थी, वैसे यहाँ भी निकालेंगे। और हम एक काम करेंगे, इवेलुएट करने के लिए हम डिफरेंट पाथ का जो है डिफरेंट पाथ का यूज करेंगे लिमिट निकालने के लिए, जैसे नॉर्मल कैलकुलस में करते हैं। फिर आता है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे डी वाई डी जेड ऑफ साइन जेड साइन हाइपरबोलिक जेड, डी वाई डी जेड ऑफ कॉस हाइपरबोलिक जेड, और डी वाई डी जेड ऑफ टेन हाइपरबोलिक जेड, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक जेड आता है, और ऐसे ही कॉस हाइपरबोलिक जेड को डिफरेंशिएट करते हैं साइन हाइपरबोलिक जेड आता है, और ऐसे ही टेन का कॉट हाइपरबोलिक जेड आता है। फिर ऐसे ही डी वाई डी जेड ऑफ कॉट हाइपरबोलिक जेड, डी वाई डी जेड ऑफ सेक हाइपरबोलिक जेड, डी वाई डी जेड ऑफ कॉसेक हाइपरबोलिक जेड। ये चीज़ निकल के ये आती है माइनस कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड, ये आती है माइनस सेक हाइपरबोलिक जेड टेन हाइपरबोलिक जेड, और ये आती है माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक जेड और कॉट हाइपरबोलिक जेड। फिर आता है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन में लैप्लासियन क्या होता है, डेल स्क्वायर एफ आता है 0। फिर है अगला टॉपिक, मिलने थॉमसन मेथड टू कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन। तो केस 1, इसमें पहला केस है, अगर u इज गिवन, ठीक है, u अगर हमें u दे दिया जाए और कहा जाए फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, u इज गिवन, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एफ जेड। अगर हमें एफ जेड फाइंड करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एफ जेड इज इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ यू एक्स जेड कॉमा जीरो, एक्स की जगह जेड डालेंगे और वाई की जगह जीरो डालेंगे, माइनस आई टाइम्स यू वाई जेड कॉमा जीरो, और इस पूरे को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे प्लस कांस्टेंट लिख देंगे। दूसरा है, अगर v इज गिवन, अगर हमको v दिया गया है और फिर कहा जाए फाइंड करो, तो क्या करेंगे, एफ जेड लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अब की वी वाई दिया गया है, हमको v दिया गया है, तो वी वाई जेड कॉमा जीरो प्लस आई टाइम्स वी एक्स, और वी वाई दो चीज़ें होंगी यहाँ, वी एक्स वी वाई, और वी यहाँ हम लिखते हैं वी वाई, यहाँ लिखते हैं वी एक्स, और इसको करते हैं जेड कॉमा जीरो, एक्स को जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस करते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, हमको मिल जाता है v अगर दिया हो तो। केस 3 है, ज़्यादा कुछ है नहीं, केस 3 u माइनस वी अगर गिवन है, ठीक है, अगर u माइनस वी गिवन है, u माइनस वी इज गिवन, तो हम क्या करेंगे, तो हम एफ जेड को मान लेंगे u प्लस, एफ जेड को हम मान लेंगे u प्लस आई वी, एफ जेड को मान लेंगे u प्लस आई वी, तो i टाइम्स एफ जेड क्या होगा, आई यू माइनस वी, ठीक है, आई यू माइनस वी,
अब अगर हम एफ जेड निकालना चाहें तो एफ जेड प्लस आई एफ जेड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, एफ जेड और आई एफ जेड दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा u माइनस वी इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एफ जेड प्लस आई एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस u माइनस वी इंटू प्लस आई ऑफ u प्लस v। तो इसको अगर हम कैपिटल एफ जेड मान लें, ठीक, और इसको बोलें कैपिटल U और इसको बोलें कैपिटल V, तो फिर से हम यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? एफ जेड इज इक्वल टू, जो हमें इवेलुएट करना था, कैपिटल एफ जेड अपॉन आई प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ मेथड है u प्लस वी इज गिवन, इसमें भी कुछ नहीं करना है, मेथड 2 लगाना है, u प्लस वी वाला मेथड, यानी मेथड नंबर 2 लगाना है और उसमें भी एफ जेड अपॉन आई प्लस 1 कर देना है। ठीक, अप्लाई 1 और इसमें अप्लाई 2। u प्लस वी को हमें कैपिटल V मान लो और सॉल्व कर लो। अगला है पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। CR इक्वेशन यानी हमने वेरिएबल को बदल दिया। एफ जेड को हम बोलेंगे अब u प्लस आई वी से, हमने इसको बोल दिया, हम इसे लिख सकते हैं f एज ऑफ r e की पावर आई थीटा। ठीक, तो डेल u बाई डेल x को हम लिखेंगे 1 बाई r डेल u बाई डेल थीटा इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल r, और दूसरा हो जाएगा 1 बाई r डेल v बाई डेल थीटा इज इक्वल टू डेल u बाई डेल r। यहाँ ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, थीटा के साथ देखिए r मल्टीप्लाइड रहेगा, और क्योंकि थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, r का डायमेंशन होता है, तो ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो डी जेड को हम लिख सकते हैं डी एक्स प्लस आई डी वाई, तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ जेड इंटू डी एक्स प्लस आई डी वाई से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। कॉशी इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है? अगर एफ जेड इज एनालिटिक इन क्लोज कर्व C इन एंड ऑन अ क्लोज्ड रीजन, ठीक है, क्लोज रीजन में अगर एनालिटिक है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, लाइन इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, एक एनालिटिक कर्व का, एनालिटिक फंक्शन का, वो क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे ही एक्सटेंशन ऑफ कॉशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, मतलब मल्टीपली कनेक्टेड, मान लो ये एक रीजन है ऐसे और ये है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम कर्व पे ट्रेसिंग करना चालू करें, लेट से हमने ऐसे से स्टार्ट किया एक जगह से, ये हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ये एक डायरेक्शन में हम ऐसे ऐसे गए, ठीक है, एक डायरेक्शन में गए, उसके बाद यहाँ से आए, ठीक, ये गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ये
ये ठीक है, ये और फिर ऐसे ही लौट गए, ठीक, ऐसे ही लौट गए। तो इधर आना इधर जाना कैंसिल हो गया, ये इसका आना इसका जाना अगर कैंसिल हो गया तो हम ध्यान से देखें ये रीजन C1 है और ये रीजन C2 है। अगर ये इस डायरेक्शन में है ऐसे, तो अगर C2 की डायरेक्शन ये है तो C1 की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट है। C1 की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ C1 FZ dz माइनस इंटीग्रेशन अराउंड C2 FZ dz इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अगला टॉपिक है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला ये क्या होता है, अगर फंक्शन है एनालिटिक है, ठीक है, लेट FZ बी एनालिटिक, ठीक है, और C क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। C क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। C पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये रहा रीजन, ठीक है, इसके अंदर तो कंटिन्यूअस है लेकिन एक पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पे हम क्या करते हैं, एक R रेडियस का सर्किल बना लेते हैं। क्या करते हैं, R रेडियस का सर्कल बना लेते हैं और फिर उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देन F एट A, अगर A पर C क्या है, रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और अगर पॉइंट बोले, ठीक है, तो A एक पॉइंट है जिसपे वो डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ ए इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑन अ कर्व CFZ, ठीक है, DZ अपॉन Z माइनस A का इंटीग्रेशन ये आता है। तो चलो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेट FZ अपॉन Z माइनस A इज इक्वल टू 5, ये हमने मान लिया, ठीक। और फिर एक सर्कल एज्यूम कर लेंगे, Z माइनस एज्यूम Z माइनस A का मॉड इक्वल टू R है। एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे और कोशिश ये होगी कि ये R जो है बहुत छोटा हो, मतलब ये एक रीजन है, तो यहाँ अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो इसके किनारे किनारे एक सर्कल बना लेंगे। सर्कल बनाने के बाद एक्सटेंशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा लेंगे, ठीक है। कॉची रेसिड्यू थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी अगर इसको C बोलते हैं, इसको C1 बोलते हैं कर्व, तो हमको मिलेगा अकॉर्डिंग टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, कॉची रेसिड्यू थ्योरम के एक्सटेंशन से हम क्या कह सकते हैं कि along C FZ dz अपॉन Z माइनस A दिस इज इक्वल टू along C1 FZ dz अपॉन Z माइनस A। तो इसको हम मॉड Z इक्वल टू R एज्यूम कर लिया है हमने, तो Z इक्वल टू हमने मॉड Z इक्वल टू R एज्यूम किया है, ठीक है। Z माइनस A इक्वल टू R, तो इसको हम लिख सकते हैं Z इक्वल टू R ई की पावर Z इक्वल टू A प्लस R ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, A प्लस R ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। यानी अगर हम dz लिखना चाहें तो dz इज इक्वल टू R ए आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा, फिर इसको डी थीटा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये चीज़ क्या बन जाएगा, एफ जेड की जगह जेड की जगह हम आर ई की पावर आई थीटा डाल देंगे, ठीक है। ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा डाल दिया, आर ई की पावर आई थीटा। डी जेड की जगह क्या आ गया, आर आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा अपॉन आर जेड माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, आर ई की पावर आई थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, अब थीटा हो गया है तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे।
तो इसी चीज़ को और सॉल्व करें तो क्या निकल के आता है, आई को हम बाहर लिख सकते हैं 0 से पाई एफ ए प्लस आर ई की पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हम क्या सोच रहे हैं, r इज टेंडिंग टू 0 है तो r को हम 0 पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, i टाइम्स 0 से पाई अप्रॉक्सीमेशन एफ ए डी थीटा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई आई इंटू एफ ए। ठीक, इसको हम 2 पाई आई एफ ए प्रूफ कर दिए। अब यही चीज़ अगर हम डेरिवेटिव के लिए करना चाहें तो हमें उसके डेरिवेटिव के साथ प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसका प्रूफ नहीं लिख रहे, डायरेक्ट रिजल्ट 15 के बाद 16। अगला कॉशी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और एफ डबल डैश के लिए क्या होगा 1/2 पाई आई 1/2 एफ जेड जेड अपॉन ए का क्यूब डी जेड। ठीक, तो अगर एफ एन nth डेरिवेटिव है तो एफ एन ए इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1। अगला टॉपिक पावर सीरीज। पावर सीरीज में पावर सीरीज किस फॉर्मेट की होती है, समेसन ए एन जेड एन 0 से इन्फिनिटी या फिर समेसन ए एन जेड माइनस जेड नॉट की पावर n 0 से इन्फिनिटी, ये होती पावर सीरीज। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ओ सी, आर ओ सी होता है, आर ओ सी निकालने के लिए 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन का मॉड, मतलब पिछला अगला टर्म पिछले टर्म से छोटा हो ऐसा कुछ, उस पर हम लिमिट निकालते हैं। और दूसरा फॉर्मूला है r इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, अगर ए अगर पावर में दिया हो तो। ठीक है, उसके बाद है टेलर थ्योरम। ठीक, टेलर थ्योरम अभी हमने उसमें भी पढ़ा था कैलकुलस में, तो सेम ये भी वैसे ही है। टेलर थ्योरम में क्या होगा, अगर हम एफ जेड लिखना चाहें एट ए तो एफ ए प्लस एफ डैश ए अप इंटू जेड माइनस ए की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ए जेड माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसी को अगर हम और समेसन के फॉर्मेट में लिखें तो जेड माइनस ए की पावर n एफ डैश ए अपॉन n फैक्टोरियल। तो अगर इसी चीज़ को हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव से कंपेयर करें तो हमको ए एन मिल जाता है, ए एन इज इक्वल टू एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल, जो कि आता है 1/2 पाई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n प्लस 1। ठीक है, और इसी पावर सीरीज को हम टेलर सीरीज को जेड माइनस ए की पावर n और मल्टीप्लाइड विथ ए एन लिख सकते हैं ये। अगला है लॉरेंट्ज थ्योरम, टेलर जैसा ही है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब अगर हमको कहा जाए ये कर्व है, ठीक, इसी रीजन के अंदर एक सर्किल बनाते हैं मॉड जेड माइनस ए, उसके अकॉर्डिंग हमें एफ जेड को एक्सपेंड करना है। तो एफ जेड इज इक्वल टू समेसन ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेसन बी एन जेड माइनस ए की पावर
माइनस एन, ठीक है। तो प्लस एन और माइनस एन इसके लिए जब निकालते हैं तो ए एन क्या होता है, ए एन होता है 1/2 पाई C1 कर्व के लिए, एफ जेड डी जेड, ये C1 कर्व है पॉइंट ए के क्रॉस, ठीक, अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1, और बी एन क्या होता है ए ऑफ माइनस एन, तो इसको हम लिखते हैं एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर -n+1, ठीक। एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, जैसे अगर हम ये सीरीज़ देखें 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अगर हम इसको लिखें तो सम ऑफ इन्फिनाइट जीपी क्या होता है a/1 - r, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 - x, तो इसको लिख सकते हैं 1 + x की पावर -1 का एक्सपेंसन, ठीक है, 1 की पावर -x का एक्सपेंसन हो गया ये। अब रेसिड्यू की बात करें तो रेसिड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए का इनवर्स, यानी जेड माइनस ए का जो कोफिशिएंट आएगा 1/z माइनस ए का, उसी को हम रेसिड्यू बोलेंगे। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए वो क्या निकल के आएगा 1/2 पाई इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर -n+1, ठीक। रेसिड्यू कैलकुलेशन करने के लिए 2-3 तरीके हैं, वो पहले जान लेते हैं। तो अगर पहला है z इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल, सिंपल पोल का मतलब जिसका ऑर्डर 1 हो, तो जो रेसिड्यू होता है रेसिड्यू एट z इक्वल टू ए, ये आता है लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड, ये होता है सिंपल पोल के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ है, अगर एक और फॉर्मूला है, अगर एफ जेड इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई जेड लिखा हो, तो रेसिड्यू क्या आएगा, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए, इस केस में सिंपल पोल के केस में फाई ए अपॉन फाई साई डैश ए, ठीक है, फाई ए अपॉन साई डैश ए लिखेंगे। फिर अगर फॉर ऑर्डर m का पोल है, ठीक है, दूसरा केस है पोल ऑफ ऑर्डर m, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर m ऑर्डर का पोल है तो उसका जब रेसिड्यू निकालना होता है रेसिड्यू एट z इक्वल टू a, तब हम क्या करते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू a 1/m-1 का फैक्टोरियल d ऑफ m-1 d z ऑफ m-1, उतनी बार हम उसको क्या करते हैं z माइनस ए की पावर m एफ जेड डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तब हमें ज़्यादा ऑर्डर का पोल यानी मोर देन 1 का होता है तो डिफ्रेंशिएट करना होता है। अगर हमें इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी कैसे निकालते हैं, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पर -1/2 ऑन अ कर्व गिवन कर्व एफ जेड डी जेड अपॉन एफ जेड डी जेड, ठीक है। तो अगर हमें इन्फिनिटी के लिए निकालना है तो ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1/z, 1/z का निगेटिव कोफिशिएंट, या इसी को हम लिखते हैं लिमिट z टेंड टू इन्फिनिटी -z एफ जेड, ठीक, यानी नेगेटिव कर देना होता है यहाँ। फिर आता है कॉशी रेसिड्यू थ्योरम। मान लो किसी रीजन में ढेर सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं या पोल हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ पोल हैं, तो हम क्या करते हैं हर पोल पे एक सर्कल बना लिए, गामा 1
गामा 2, गामा 3, गामा 4। अब हम एक्सटेंशन ऑफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं, यानी जो बाहर वाला कर्व सी है उसका जो इंटीग्रल आएगा एफ जेड डी जेड, जो उसका इंटीग्रल आएगा, यानी फॉर अ कर्व सी एफ जेड डी जेड, ये क्या आएगा, ये आएगा एफ जेड डी जेड प्लस एफ जेड डी जेड, ये आएगा गामा 1, ये आएगा फॉर गामा 2 प्लस एफ जेड डी जेड गामा 3 एंड सो ऑन। ठीक, अब अगर हम इसको क्या करेंगे, ये है क्या एक्चुअली, रेसिड्यू है। ठीक है, रेसिड्यू, ये क्या है, रेसिड्यू है। तो अगर हम रेसिड्यू की बात करें तो हर एक पॉइंट पर हम हर एक पोल्स पर, ये जो जितने पोल हैं वहाँ पे हम रेसिड्यू निकाल सकते हैं। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू ए क्या होता है, 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड होता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2 पाई आई, ठीक है, 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स। ठीक है, तो यानी अगर हमें इंटीग्रेशन निकालना है बाहर वाले सर्कल का, बाहर वाले रीजन का के अक्रॉस, और ये बीच में इतने पॉइंट ऑफ पोल हैं, तो हमारा जो रेसिड्यू जो आएगा इंटीग्रल की वैल्यू आएगी 2 पाई आई इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू एट पोल्स।